एक ऐसा नेता जो हर नेशनल इमरजेंसी पर फेक न्यूज का ग्रेनेड फेंकता है, जो कभी इन्वेस्टर भगाता है, कभी सेना के ऑफिसर्स पे कीचड़ उछालता है, और जब कुछ नहीं बचता तो मोदी को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के नैरेटिव को अपना नैरेटिव बना लेता है। दोस्तों, इस नेता का नाम है जयराम रमेश और डेजिग्नेशन है कांग्रेस का स्टोरी प्लांटर इन चीफ, या फिर कह ले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल। आज देव डिबंग्स पर हम एक्सपोज करेंगे जयराम रमेश के झूठों से भरा पॉलिटिकल सीवी विद प्रूफ, फैक्ट्स एंड हिज ओन वर्ड्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और कमेंट में कुछ अपने व्यूज बता दीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किस बारे में चाहिए। तो चलिए डिबंक शुरू करते हैं। जयराम रमेश ने इंडिया में आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की और फिर विदेश चले गए, पर इनकी पॉलिसीज जो थी वो थोड़ी वीक पड़ गई। पता नहीं वो इंडिया के कॉलेजेस से या फॉरेन के, मुझे फॉरेन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लगता है। यूपीए सरकार में इन्वायरमेंट और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स बनने के बाद उन्होंने शुरुआत की एक सीरीज ऑफ नेशनल डिजास्टर्स। सबसे पहले 2010 में बीटी ब्रिंजल फ्लिप फ्लॉप जीईएसी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल अप्रूव किए थे, बट जयराम ने बिना साइंटिफिक बेस के उस पर मोरेटोरियम लगा दिया। इंडिया एग्री इनोवेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, पर इन्होंने उसे पीछे ढकेल दिया। उसके बाद 2010 में ही लवासा प्रोजेक्ट भी बैन करने के पीछे इन्हीं का हाथ था। लवासा के 14,000 करोड़ हिल सिटी प्रोजेक्ट्स को बिना नोटिस के ही इन्होंने रोक दिया। हाईकोर्ट ने इन्हें यह भी कहा कि आप ये जो कर रहे हैं काफी अनफेयर है। इसके बाद आते हैं 2011 में पॉस्को स्टील प्लांट को बंद करवाने में भी जयराम जी का ही हाथ था। इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एफडीआई प्रोजेक्ट था ये दोस्तों, $12 बिलियन का साउथ कोरियन स्टील प्लांट। जयराम ने 28 एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाई कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया, प्रोजेक्ट अबैंडन हो गया। बताइए देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ एफडीआई का। 2012 में टॉयलेट टेम्पल्स स्टेटमेंट दिया, टॉयलेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन टेम्पल्स। वो चीज बनाने के लिए है जो मैं समझता हूं मंदिर से भी पवित्र है, और वो है शौचालय। न टॉयलेट बना, न लोगों का सम्मान बना, और मंदिर भी नहीं बने। आयरनी, स्वच्छ भारत के टाइम पे वही काम मोदी सरकार ने पूरा किया 100%, और इसमें मंदिरों और टॉयलेट का कोई कंपैरिजन नहीं था। उन्होंने राम मंदिर भी बनवाया और शौचालय भी बनवाया। 2013 में मनरेगा में सीएजी ने धोखा पकड़ा, फंड लीकेजेस, वेज डिलेज और जबरदस्त करप्शन था, पर स्लोगन था अकाउंटेबिलिटी मैटर्स। ये भी जयराम जी ही लाए थे। वाह! अब इसके बाद अपोजिशन में वो कैसे देश के खिलाफ नैरेटिव खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मोदी सरकार और मोदी पे उंगली उठानी है। मिनिस्टरशिप खत्म होने के बाद जयराम बन गए हैं कांग्रेस के डिसइंफॉर्मेशन के ब्रांड एम्बेसडर। 2019 एनएसए अजीत डोवाल के बेटे विवेक डोवाल पर इन्होंने एक झूठी कहानी कर दी, हिट जॉब बाय द कैरावान। कोर्ट ने माफी मांगनी पड़ी, इन्होंने एडमिट किया कि वेरिफिकेशन नहीं किया था इन्होंने, और इन्होंने फिर कोर्ट के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगी। तो ऐसा करना ही क्यों है, ऐसी कोई चीज बोलनी क्यों है जिसके लिए बाद में माफी मांगनी पड़े। 2021 में उसके बाद फिलीपींस एम्बेसी ऑक्सीजन सप्लाई का झूठ बोला इन्होंने। जयराम जी ने ट्वीट किया कि एमईए ने कोविड में फॉरेन एम्बेसीज को इग्नोर किया गया। जयशंकर ने प्रूफ के साथ एक्सपोज किया इन्होंने। चीप पब्लिसिटी के लिए नैरेटिव चला रहे हैं ये इससे पता चलता है कि देश की ग्लोबल इमेज भी नहीं छोड़ते। फिर इसके बाद 2022 में इंडिया के कफ सिरप को गाम्बिया डेथ से इन्होंने लिंक कर दिया। जयराम जी ने कहा कि गैम्बियन गवर्नमेंट ने खुद क्लैरिफाई किया है कि सिरप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। इंडियन फार्मा पे अटैक करके वेस्टर्न फार्मा के हाथ इन्होंने मजबूत कर दिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या कहना चाहते थे? आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ज़्यादा पता है, या फिर आपको देसी जो डॉक्टर्स हैं हमारे मेडिकल हैं उन पे आपको ट्रस्ट नहीं है? 2023 में मणिपुर का झूठा वीडियो इन्होंने रीट्वीट किया था। 3 साल पुरानी गेमर वेबसाइट के ऐड का कम्युनल वायलेंस का प्रूफ बनाकर इन्होंने वायरल कर दिया कि ये मणिपुर का वीडियो है। बताइए, गेम का वीडियो। 2024 में अमित शाह पे 150 डीएम को कॉल करके काउंटिंग इन्फ्लुएंस करने की झूठी बात इन्होंने कही थी। इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस भेजा था। जयराम जी के पास एक भी प्रूफ नहीं था कि ये बात उन्होंने कहां से कही है। एक्सटेंशन मांग लिया और वहां से चुपचाप निकल लिए। 2025 में उसके बाद इसी साल इन्होंने एक नया झूठ फैलाया कि तमिलनाडु के टेंपल्स पर जीएसटी लगाई जा रही है। झूठ फैलाया कि प्रसाद और पूजा पे जीएसटी लग गया है, पर इसका सच जीएसटी सिर्फ लार्ज स्केल कमर्शियल रेंटल्स पर लगता है, लाइक वेडिंग हॉल्स। इसका भी कोई प्रूफ नहीं था, बस लोगों के बीच हेट फैलानी है गवर्नमेंट के। 2025 में दोस्तों मोदी जी के G7 विजिट को अडानी साइप्रस स्कैंडल से जोड़ दिया इन्होंने। विजिट का एम था टर्की का काउंटर एंड डिप्लोमेटिक टाइज। जयराम ने बोला कि पीएम करप्शन छुपाने गए, फंड एफपीआई नॉर्म्स के अंडर रजिस्टर्ड था, कोई वॉयलेशन नहीं था। फिर ये हवाई बातें कहां से आ गई? 2025 में ही उसके बाद मोदी ट्रंप का जो कॉल हुआ था व्हाइट हाउस रेड आउट का, वो भी झूठ बोला इन्होंने। ट्रंप का रीड आउट दिखाकर बोला सीज फायर पे पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। और फैक्ट चेक अगर आपको सही बात बताऊं तो रीड आउट जैन 2025 का था।
इस टाइम का नहीं था। व्हाइट हाउस ने कोई लेटेस्ट रीड आउट पब्लिश ही नहीं किया था। 2025 में दोस्तों पहलगाम अटैक को ट्रिविलाइज किया इन्होंने बोला कि एमपीज घूम रहे हैं, टेररिस्ट घूम रहे हैं। देखिए, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहां यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। सीरियसली 27 हिंदू मारे जाते हैं और आप इलेक्टेड एमपीज को जिहादियों से कंपेयर करते हैं। दोस्तों इवन गुलाम नबी आजाद ने कहा था, ये बंदा सोने से पहले लैपटॉप पकड़ के स्टोरी प्लान करता है। कांग्रेस भी जयराम को अपने इंटरनल ट्रेटर के रूप में ही देखती है। दोस्तों जयराम रमेश सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, ये कांग्रेस का मिस इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री है। जब भी देश का कुछ बड़ा अचीवमेंट आता है तो जयराम एक झूठ का नया बम लेकर गिरा देते हैं कि इसको काउंटर करें, इसको फीका कर दें। मीडिया में हेडलाइन चेंज करवा देते हैं। देश के इन्वेस्टर्स, डिफेंस और डिप्लोमेसी पर कैसे अटैक करें, कैसे फेल करें अपने ही देश को। इनका काम है भारत का नैरेटिव डिरेल करना। देश का दर्द इनके लिए कंटेंट है। टेररिज्म ट्राइबल हो जाए पर मोदी को गाली मिलनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए, ये है इनका माइंडसेट। जयराम रमेश के झूठ एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाना सिर्फ अपोजिशन नहीं, एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और इनके बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।